फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में और आप सब देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। इस वीडियो में हम आप सभी को साइंस के जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप पूरे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, आपको शायद आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का साइंस पे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है ज़्यादा अच्छा लगेगा, और क्योंकि वो आसान हो या ना हो अलग बात है, बट उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो हम पर ही लागू होते हैं। तो ये ज़्यादा पढ़ने में आपको यूज़फुल होगा और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, रक्त के जमने में पट्टिकाओं की क्या भूमिका है। रक्त के जमने में पट्टिकाओं की क्या भूमिका है। रक्त जो होता है ब्लड, वो उसमें क्या पाया जाता है, पट्टिकाओं पाया जाता है। इट्स मीन प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन सा विटामिन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो विटामिन के जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसे आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो 50 अगर आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लें तो आपके 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के भी ज़रूर फिक्स हो जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अच्छे से सब्जेक्टिव पढ़ें। तो जैसा कि पूछा गया, रक्त के जमने में पट्टिकाओं की क्या भूमिका है, तो उत्तर है रक्त पट्टिकाओं सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिकाएं होती है। तो रक्त के जो पट्टिकाओं होते हैं वो सबसे छोटे आकार की कोशिकाएं होती है। जो भी अवयव है उसके भी कोशिकाएं होती है। इसे विषाणु या फिर थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। या अस्थिमज्जा के मेगा कैरियोसाइटस द्वारा निर्मित होते हैं। ये रक्त में को थक्का बनाने में मदद करते हैं। मतलब जो इसकी भूमिका है, जो इसकी परिचय है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, रक्त के जो भी घटक होते हैं वो अस्थि मज्जा में बनते हैं और प्लीहा में उनका क्या होता है, अंत हो जाता है। सभी की अलग अवधि है, सभी के अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम आपसे कभी पूछे तो आप थ्रोम्बोसाइटस बता दीजिएगा। थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा के मेगा कैरियोसाइटस नामक स्थान पर निर्मित होता है। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी भूमिका लिख दीजिएगा, इसके कार्य को लिख दीजिएगा। यही इसकी क्या हो गई, समझ हो गई, आपकी क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ताकि आप भी अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो मैं बता देता ही हूँ आप सभी को। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। धरती पर जो भी जीव है उनके सभी के अलग अलग श्वसन अंग है। ठीक है, तो जैसे कि हम मानव है, मानव के फेफड़े से हम जैसे श्वास लेते हैं, और चाहे तो मुंह से भी ले सकते हैं, अगर नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले, लेकिन लेते किससे है, फेफड़े से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मछली, मच्छर और केंचुआ का जो है वो श्वसन अंग पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके क्या है। तो जो पहला जीव का नाम है, ऐसे आप चार्ट बना के मैं बता रही हूँ, ताकि आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो जीव का नाम जैसे है, जीव का नाम एक तरफ है, दूसरा तरफ है श्वसन अंग। जीव जैसे पूछा गया है मछली,
सकते हो गिल छिद्र, या ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप अच्छे से बता सकते हो गिल्स जो होता है मछली का श्वसन अंग होता है, इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है मच्छर वायु नालिका, या अगर आप कह सकते हो कि ट्रैकिया, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो श्वसन अंग होते हैं वो सिंपल ट्रैकियाज होते हैं। जस्ट लाइक कॉकरोच हो गया, आपका मच्छर हो गया, तो ये सब वायु नलिका या इंग्लिश में आप बता सकते हैं ट्रैकिया। जो भी इंसेक्ट्स होंगे आपके ट्रैकिया, आप समझ लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अगले जो जीव का नाम है वो केचुआ। केचुआ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए वैलंगी जंतु कौन है तो वो कौन है, केचुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो श्वसन है वो त्वचा हो जाएगा, इट्स मीन स्किन के द्वारा क्या लेता है, सांस लेता है। मनुष्य जो है उसका तो आप जानते ही, इसका तो फेफड़ा ही होता है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फेफड़ा जो है मनुष्य का श्वसन अंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम जो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएँ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन क्या है। लसिका क्या है, तो लसिका जो है रक्त में जैसे प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो भी घटक है उसी का एक अंग है। आप ये नहीं कह सकते कि लस्सी का प्लाज्मा है, प्लाज्मा की तरह है, बट दोनों का कार्य अलग है, दोनों का कार्य अलग है, संरचनाएं अलग होती है। जो संरचनाएं होती हैं उसी के आधार पर हम उसे बांट आते हैं। तो लस्सी का क्या है, तो हमारे शरीर में रक्त लगातार हृदय की ओर जाता है। जानते ही आप है कि हृदय से बाहर आता है, हृदय की ओर जाता है। ये जो परिसंचरण तंत्र है उसका भाग है, और वापिस अंगों की ओर वापस आ जाता है। पर इसके अतिरिक्त एक और भी परिसंचरण तंत्र होता है जो बंद वाहिनी के परिसंचरण कहलाता है, इसे लसिका तंत्र कहते हैं। लसिका को लिम्फोया भी कहते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइटस भी इसे कहते हैं। जैसे जानते हैं आप कि हृदय में जो रक्त होता है वो हृदय की ओर आता है, अंगों की ओर जाता है, बट एक और परिसंचरण होता है जो रक्त के द्वारा होता है, रक्त लसिका प्लाज्मा के मदद से होता है। तो आप ये भी कह सकते हो लसिका क्या है, पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो इसका अगर इससे आप इसका कार्यों का पूछे वर्णन पूछ रहा है, तो इसका कार्य जो है वो पोषण तत्व का वहन करना है, उत्तक की कोशिकाओं को नम रखना, और घाव को जो है वो जल्द से जल्द ठीक करना है। तो 2-3 जो कार्य हैं आपको बता देना है, बहुत ही ज़रूरी होता है ये जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। अथवा मैं आपको ऐसे भी पूछ सकता प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखें। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही क्वेश्चन है, बट इसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं बता दे रही हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो है जैव प्रकार का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे भी आप पढ़ेंगे और पीछे भी आपने इसे पढ़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो पूछे पौधों का जो भोज्य पदार्थ है वो किसके नाम से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो अपना भोजन तैयार करते हैं, का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो भी होता है इसकी क्रिया को लिखना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो भी खनिज लवण लेते हैं, सभी को आपको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है इसका रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए बच्चों, आपको जो इसका रासायनिक समीकरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कभी कभी सीधा पूछ लेता है कि इसका क्या होता है समीकरण। तो देखते हैं 6CO2 इट्स में कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6 अणु के साथ है। 12H2 यानी जल, सूर्य प्रकाश बटा क्लोरोफिल, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे सूर्य प्रकाश बटा क्लोरोफिल जैसे आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, सूर्य प्रकाश बटा क्लोरोफिल, या बहुत जगह आपको क्लोरोफिल बटा सूर्य प्रकाश मिलना है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये अपना भोजन बनाता है। तो पूछे ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, तो C6H12O6 इट्स मीन ग्लूकोज। 6H2O यानी जल और
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, तो इसलिए हम वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, तो फ्लोएम और जाइलम में अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में क्या है, अंतर है। 2 3 या 4 बहुत हो गए, आप इतना ही याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे। फ्लोएम और जाइलम ऐसे आपको लिखना, इस जो फॉर्मेट में है इसमें लिखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो अंतर वो स्पष्ट रूप से लोग देख पाए। ये देखते हैं अंतर क्या है। ये वाहिनियाँ पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। मतलब ये क्या कहते हैं, वाहिनियों पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, मतलब जो पत्तियां भोजन बनाती है पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाते हैं। तो ये बंडल जल और खनिज लवणों की जगह से पौधों के सभी ज़रूरी अंगों तक पहुँचाते हैं। मतलब ये भोजन सारे अंगों तक पहुँचाती है और ये जल, ये पहला अंतर हो गया हमारा। ये भोजन और ये जल, भोजन जल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जीवित ऊतक होते हैं, ये मृत ऊतक होते हैं, जीवित भी हो सकते हैं। मतलब सिंपल यूजुअली क्या होता है, इसके ऊतक जो होते हैं मृत होते हैं, बट बहुत एक्सक्लूसिव, मतलब आप बाद में कभी कभी इसके भी ऊतक जीवित पाए जाते हैं। तो लेकिन ये जीवित होते हैं और वो क्या होते हैं, मृत होते हैं। क्या होते हैं, मृत होते हैं। तो आपको अच्छे से ये समझ लेना है, ठीक है दोस्तों। 2 गो हो गया अंतर, हम आप तीसरा देख रहे हैं। तो तीसरा जो अंतर है मैं कह रहा है, इसमें चालनी लगा है, साथ ही कोशिकाएं फ्लोएम मृदुदूतक तथा फ्लोएम रेशे पाए। मतलब इसके जो भी अंक है इसीलिए लिख दिया है, और फिर इसके भी लिख देते हैं वहिकाएँ, वहिनिकाएँ, जाइलम मृदुतक तथा काष्ठ रेशे पाए जाते हैं। तो मतलब इसके जो भी अंक हमने लिख दिए, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये हर बार लगभग रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है आपके लिए। अब दूसरा अंतर है, मैं अभी अंतर वाले क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, अंतर भी 2 3 आ जाता है। रुधिर और लसिका, रुधिर और लसिका, रुधिर मतलब ब्लड और लसिका मीन्स लसिका। तो इस दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। आप चाहें तो लघु में आता है तो आप 2 3 से 4 दे सकते हो, बट यहाँ मैं 6 बता दे रही हूँ। कभी अगर ये देरी में भी पूछा जा सकता है। यह लाल रंग का होता है, जब ये रंगीन या हल्के पीले रंग का होता है। मैंने बताया था ये प्लाज्मा की तरह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो लसिका में नहीं होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और रुधिर पट्टिकाएँ मतलब RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स पाई जाती है। इसमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती, मतलब इसमें कोशिकाएँ होती ही नहीं हैं। चलिए अगला अंतर देखते हैं। ये हृदय से अंगों तक बहता है, मतलब ये हृदय से अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है और वापिस आता है। यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों के हृदय की ओर ये बढ़ता है। अगला जो अंतर वो कह रहा है, इसमें श्वसन वर्णक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो वर्जन पदार्थ होते हैं, जबकि यह शरीर की कोशिकाओं में नहलाता है। कोशिकाओं को क्या कहता है, नहलाता है। मतलब इसके जो भी होते हैं वो बता दिया गया है, ठीक है। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन होते हैं, जबकि इसमें फाइब्रोजिन नहीं होता है। तो मैं बता दे रही हूँ, एक एंजाइम होता है फाइब्रोनोजन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही सहायक होता है। तो एंजाइम कुछ है तो फाइब्रोनोजन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में कौन सी अम्ल बनती है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl बहुत ही इम्पोर्टेंट अम्ल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भूमिका है वो पूछी जा रही है, तो अब देखते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। आपको किसी भी भूमिका या किसी को भी बताना हो, इंडिकेट करना हो, तो आप पॉइंट्स में ज़रूर लिखें। पॉइंट्स में लिखने से आपके नंबर जो होते हैं वो बढ़ते हैं और आपकी कॉपी जो है वो थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा तो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है, हमारे विषय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन एंजाइम नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके।
मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, जठर रस जो होता है वो पाया जाता है माशय में। और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, मतलब भोजन को ये अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, जिससे जठर रस का पैप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो सिंपली प्रोटीन पर कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाएगा तो प्रोटीन पे कौन एक एंजाइम कार्य करता है? तो पैप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन पे कार्य करते हैं, एंजाइम अम्लीय माध्यम में प्रवेश कर सके। तो ये जो है कार्य कर सके, ये इसका बता दिया गया भूमिका। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है, मतलब अम्ल जो होते हैं बहुत ताकतवर अम्ल होता है, जो भोजन में जो भी जीवाणु कीटाणु विषाणु होते हैं उसे क्या करते हैं? ध्वस्त कर देते हैं, अक्रियाशील कर सकते हैं और नष्ट कर देते हैं। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देते, मतलब अगर ठीक से ये मतलब जितना देर लगेगा उतना अच्छा भोजन क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। तो ये अच्छे से पचाने में मदद करते हैं, मतलब जल्दी पचने नहीं देते कि ताकि देर लगे और अच्छे से पचे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? समजात अंग को परिभाषित कर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आनुवांशिकता से लिया गया है। जीव जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल संरचना में समानता होती है और सभ्य पारिस्थितिक कार्य के कारण उनकी बाहरी संरचना में अंतर रहते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं, मतलब कि जिनकी उत्पत्ति तो समान हुई है बट देखने में और उनके कार्य अलग होते हैं। जैसे पंखी के पंख, पक्षी के पंख, मेंढक के टांगे, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के टांगे, मतलब ये जो भी है आपको अच्छे से याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, कभी आता है तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभेद करने कह रहा है। तो ये जो भी अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको जो है मार्क्स वो कम मिलते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन जो होता है वो नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, बट अलैंगिक जनन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उच्च स्तर के प्राणियों में ही इसका प्रकार जनन होता है, निम्न स्तर के श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया के बाद जीवों का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती है। जीवों द्वारा उत्पन्न संतान नए नए गुण विकसित होते, पर इस विधि द्वारा उत्पन्न संतानें में नए गुण नहीं आ सकते। मतलब जैसे देखते हैं बच्चे अलग होते हैं, माँ बाप अलग होते हैं, तो उनमें जो गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं। बाप मतलब पिता जो होते हैं हीरो होते हैं, तो बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये सभी का अलग अलग गुण होता है, कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है, सबके फैक्टर होते हैं, सभी की सोच होती है, सभी की कंडीशंस होती हैं। तो ये जो हमारे जैसे हम उच्चतम श्रेणी के जो जीव होते हैं, तो वो भी क्या हुआ? डेवलप करते करते हमारे जैसे कि फर्स्ट मानव कौन था? होमोसेपियंस। इसलिए हम मानवों का जो वैज्ञानिक नाम होता है बायोलॉजी में वो क्या है? होमोसेपियंस। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस में। किस में आ गए हैं? फिजिक्स के क्वेश्चन में आ गए हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और उसके किरण आरेख को दर्शाएं। मतलब इसके किरण आरेख को दर्शाते हुए हम प्रकाश के परावर्तन को लिखना है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन कैसे करते हैं, इसके नियमों को आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ती है तो यह सुनिश्चित दिशा में विस्तृत होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की बड़ी घटना कोई परावर्तन करते, मतलब कोई सतह जो चिकनी हो, पॉलिश की हो तो और बेटर है, बट चिकनी सतह से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे मतलब प्रकाश लौट जाती है, उसे टकरा के उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और तो इसका जो नियम है आप चाहे तो लिखिए, क्योंकि हम प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं इसके नियमों को लिखे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बट हम बता देते हैं। जो इसका मैंने जानबूझ के आपके लिए इसके नोट्स नहीं लाए, क्योंकि मैं खुद आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर ये हो गया चिकनी सतह और ये हुआ प्रकाश आ रहा है, ये टकराया इससे और ये यहाँ मुड़ गया, तो क्या मुड़ गया? यहाँ हमने खींचा अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। ये हमारा हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम समझने वाले। इस नियम के अनुसार मतलब कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जो है आपका नियम होता है, आपको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अभिलंब हमेशा हम डॉट लाइन से मिलाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिए। शाइन आई, इसे मतलब कौन आई भी कर सकते हैं। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। तो कौन आई जो होता है कौन आर के बराबर होता है, ये फर्स्ट नियम हुआ। तो आपतन कोण क्या होता है? हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये फर्स्ट नियम आपका है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे आए हो। तो अब दूसरा नियम क्या आया? जैसे ये अभिलंब है, समझिए, तो ये क्या हुआ? आपतित रेखा आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही सतह पे है। तो यही हुआ दूसरा नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन कोण, आपती अभिलंब जो होते हैं वे एक सतह पर होते हैं। यही इसका दूसरा नियम है। आप अच्छे से समझ जाइएगा ताकि आप बता सकते हैं। या इसके नियम लिखा है, इसके किरण आरेख को बनाए तो यही इसका किरण आरेख आप कुछ इस प्रकार से बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे नियम को लिखे, तो इसके नियमों को हमें क्या करना है, लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है और उसका नियम लिखना है। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अभी आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह में, तो कुछ उसी प्रकार का है, आपको उसी प्रकार से समझ लेना है। जैसे इसका भी क्या हुआ, जैसे समझिए कांच क्या है, कांच का स्लाइड है, इस पर पड़ा, ऐसे ऐसे हुआ तो ये क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसके कुछ नियम अलग होते हैं। ठीक है, ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है उसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आएगा। अब इसे पलट के आपसे पूछ सकता है स्नेल का नियम क्या है, तो आपको अपवर्तन के दूसरे नियम को ही देना है। तो क्या है अपवर्तन का दूसरा नियम, देखते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित हो तो आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और बन रहा है परिभाषा, जो बन रहा है वो क्या है, परिभाषा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक का जो यहाँ पे परिभाषा बन रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का जो होता है, जैसे कह दिया यहाँ पर, इस नियंता को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस माध्यम के जो बारे में लिखा है इसको करके आपको इस माध्यम को लिखना है, तभी आपका अपवर्तनांक का क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर के नियम को यहाँ पे स्नेल का नियम लग रहा है कि जो एक प्रकाश जो होता है जिसका एक ही रंग वाले दो प्रकाश जब सीमा तब तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण की ज्या जो होती है अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक होती है। यानी साइन आई जो होता है, साइन आई बाय साइन आर वो नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक भी आप कह सकते हो या फिर कुछ आप कह सकते हो एक नियत। इसका नियतांक आप मान लो अपने मन से, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यही जो हुआ अपवर्तनांक हो गया। इसे प्राय N2 से 1 N2 से प्रदर्शित करता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपने मैंने जैसा बताया वैसा ही है। ठीक है, समंजन क्षमता को परिभाषित करें। एक वयस्क मानव दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है, समंजन क्षमता, जो कि चैप्टर 2 आपके मानव नेत्र से लिया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे दीर्घ में भी पूछा जाता है, तो आप इसे थोड़ा बढ़ा के एक्सप्लेन करके जब लिख दीजिएगा तो ये क्या होगा, दीर्घ क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो समंजन क्षमता क्या है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, आपको कुछ अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दीर्घ क्वेश्चन होते हैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे पॉइंट और अच्छे अच्छे फिगर के माध्यम से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। वरना अगर सिंपल से आप लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी जो अट्रैक्शन हो गया आपके कॉपी की ओर वो टीचर का कम हो जाएगा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों को स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किए जाता समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब अभिनेत्र लेंस मतलब आपकी नेत्र की जो लेंस होती है उसकी विभिन्न दूरियाँ, जैसे पास की वस्तु को देखना, जैसे मोबाइल को हम देख रहे हैं तो हमें क्या करता है, हमें कम दूरी चाहिए तो वो फोकस दूरी कम करता है। हमें जैसे दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमारी फोकस दूरी कम ज़्यादा करनी होती है। तो ये सब कौन करता है, तो हमारी लेंस करती है। और इस जो क्रिया होता है उसे समंजन क्षमता ही कहते हैं। हमारी ये समंजन क्षमता, ये जो क्षमता कम और ज़्यादा होती है इसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसके जो होते हैं सामान्य दृष्टि के लिए युवा अवस्था में समंजन 25 सेंटीमीटर तक अनंत के बीच होता है। मतलब जो हमारे सबसे कम मतलब होगा वो 25 सेंटीमीटर, अनंत होगा हमारा सबसे ज़्यादा। इसे समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। समंजन क्षमता जो हमारी होती है 4 डायोप्टर जो होती है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो इसलिए इसे 4 डायोप्टर मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, अनंत होगा, दीर्घ और 4 डायोप्टर। ये जो तीनों क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। लोहे की वस्तु में हम क्यों पेंट करते हैं? देखते होंगे जो भी लोहे के, आयरन के जो कोई भी वस्तु होती है उस पर हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं पता है, देखते हैं। लोहे की वस्तु में क्यों किया जाता है? तो पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी भाग छूट जाती है, क्योंकि जानते हैं लोहे जब खुली वायु में रहता है तो क्या करता है, अभी क्या करके जंग लग जाता है, जिंक का एक परत बना लेता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है। पेंट ऊपर परत चढ़ गया तो क्या होगा, लोहा छुप जाएगा और वो वायु से संपर्क नहीं बना पाएगा, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। ऐसे पेंट से करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। और जंग लग जाता है तो क्या होता है, लोहा खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बचाने के लिए क्या किया जाता है, लोहे के पदार्थ में पेंट किया जाता है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया था उधर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसा पता जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो उत्पादक लेता है, अभिकारक लेता है। तो जो उत्प्रेरक वैसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक करते हैं। मतलब अभिक्रिया किस वेग से, किस गति से हो रही है, उसके गति को निर्धारित करती है। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। C6H6 इट्स मीन बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, एलिसाइक्लिक एक कार्बन हाइड्रो। ये चैप्टर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझना है। इसका भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन तथा उसके यौगिक से ये क्वेश्चन है। तो C6H6 जो बेंजीन होते हैं वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर लिया और क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। क्या Fe यहाँ उत्प्रेरक है, इसने गति को निर्धारित किया। आपको कुछ इस प्रकार से समझना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही तक खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए पीतल या तांबा जो होता है वो उसमें खट्टे पदार्थ जैसे दही हो गया, इमली हो गया, ये सब नहीं रखा जाता है। क्यों, देखते हैं। यदि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर विषैले यौगों का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में इस पदार्थ को रखना नहीं चाहिए। मतलब अगर इसे रखा जाएगा, दही को रख दिए तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन। क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, यानी कि NaCl। ये क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जो अगर हम उस अभिक्रिया किए हुए दही को खा लिए तो हमारे शरीर पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो साइड इफ़ेक्ट होगा। तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब करने वाला है। जो भी क्वेश्चन आज हमने कराए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड जो भी आफ्टर ऑल क्वेश्चन होंगे आगे भी वो आपको करवाते रहेंगे। तो आपका ये करना ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। आप भी बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।